काली ननंद को गंजा किया गौरी भाभी ने। हाल ही में अभी ऐश्वर्या की रोहित के साथ शादी हुई थी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक सुबह अंजू अपने काले लंबे बालों को झटकते हुए सामने आती है तो उसकी छींट ऐश्वर्या पर पड़ जाती है। ओहो, आपको अकल नहीं है क्या दीदी जी, जो अपने बालों को लेकर यहाँ आ गई और मुझ पर छींट डाल दी है। अगर लंबे बाल संभलते नहीं है तो इन्हें कटवा लो ना। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती से हो गया, मैंने आपको देखा नहीं। काली ननंद कहीं की, सुबह सुबह मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखा दी, अब पता नहीं पूरा दिन कैसा जाएगा। मंद आवाज में कहकर ऐश्वर्या ये सब चली जाती है और ये बात सुनकर अंजू को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सास मोनिका घर की दहलीज पर बैठकर अपनी बेटी के बालों में चंपी कर रही थी। तभी पड़ोसन निर्मला आकर कहती है, अरे मोनिका, तूने अपनी बेटी को क्या खिलाया पिलाया है? इसके बालों में ऐसा क्या लगाया है जो इसके इतने लंबे घने बाल हैं? हाँ, बस दिखने में काली है, अगर इसके चेहरे पर भी ध्यान देती तो आज ही गोरी होती, इसका रिश्ता तय हो जाता। निर्मला, मेरी बेटी जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है और उसके रिश्ते के लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, पर जो भी कहो, मुझे तेरी बेटी के लंबे बाल बहुत पसंद है। तेरी बेटी के लंबे बाल के आगे तेरी गोरी बहू के पूंछ जैसे बाल भी बेकार हैं। देखा था मैंने उसे, बड़ी मॉडर्न घमंडी सी है, सर पर पल्लू तो रखती नहीं है। उसके बाल देखे मैंने, उसके बाल से भी अच्छी मेरी बहू के बाल निकलेंगे, भले ही छोटे हैं। सब एक जैसे नहीं होते ना निर्मला। मेरी बहू बेटी पर टिप्पणी करने से अच्छा तो अपने घर पर ध्यान दे। तेरी बेटी आजकल मुझे एक लड़के के साथ बाइक पर दिखाई देती है। तूने पता किया कौन है वो लड़का? वो मैंने गैस पर आलू उबालने के लिए रखे हैं, सीटी आ गई है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर निर्मला 9-11 हो जाती है। वाह माँ, आंटी को आपने अच्छा सबक सिखाया, उनकी बोलती बंद हो गई। हाँ, तो मेरी बेटी के बारे में फालतू बोलेगी तो सुनेगी ही, पर एक बात तो सच कही उसने कि बहू के बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हैं। उसे होश नहीं है अपने बालों का, लिच्चड़ से कर रखे हैं उसने। ये सारी बातें दूर खड़ी गोरी बहू ऐश्वर्या सुन लेती है। हाँ टिया माँ जी, मेरे बालों पर आपने इतना बड़ा कमेंट किया, क्या कहा? लिच्चड़ से बाल और मेरे बाल झाड़ू जैसे। आपकी बेटी के लंबे बाल की तारीफ के पुल क्या बांध रही थी? मैंने भी अगर अपनी काली ननंद के बाल खराब नहीं करती और उसको गंजा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। फिर देखती हूँ दोनों बाप बेटी कैसे इतराती हो। रात को सबको खाना खिलाने के बाद ऐश्वर्या अपने कमरे में टहलती रहती है। फिर अपने पति के रेजर को देखकर उसके दिमाग में कोई खुराफात आती है, जिसे लेकर वो दबे पांव अपनी ननंद के कमरे में जाती है और गर्दन से ऊपर की तरफ उसके बालों पर रेजर लगाकर कुछ बाल निकाल देती है। अंजू पलट जाती है। ओहो, बच गई। हे काली कलोटी जाकी नहीं, अच्छा है कुछ कटे पते बालों को फेविकॉल से यूं ही चिपका देती हूँ, फिर कल मजा आएगा। फिर किसी तरह ऐश्वर्या अपनी ननंद की रेजर की हुई जगह पर फेविकॉल से कुछ बाल चिपका देती है और चली जाती है। अगले दिन जब अंजू तैयार होकर अपने बाल झाड़ कर घर से बाहर दुकान पर सामान लेने जाती है तो आते वक्त सब लोग उस पर हंसते हैं। अरे वाह अंजू, मार्केट में कोई नया हेयर स्टाइल आया है क्या? वैसे जो भी हो, सुंदर लग रही हो। 4 चांद लग गए तुम्हारे इस कालेपन और बालों में। अरे अंजू बिटिया, इतनी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुमने अपने बालों के साथ ऐसा कर लिया? क्या हो गया है? सब मुझे घूर क्यों रहे हैं और मेरे बालों के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे बाल तो लंबे और अच्छे ही दिख रहे हैं मुझे। ये कहकर अंजू जल्दी जल्दी घर जाती है और अपनी माँ के सामने घूम कर कहती है, माँ देखो ना, मैं अजीब लग रही हूँ क्या? सब रास्ते में मुझे देख रहे थे। हे भगवान, ये तूने क्या कर लिया? तेरी गर्दन के पीछे से इतने बाल कैसे हट गए? तूने कुछ किया था क्या? आप ये क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखती हूँ। अंजू जैसे ही दूसरे शीशे में जाकर अपने हटे हुए बालों को देखती है तो देखकर बहुत रोने लगती है और उसको रोता हुआ देख ऐश्वर्या को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, यही तो इस कलोटी ननंद का रोना सुनना चाहती थी मैं, बहुत इतरा रही थी ना। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? देखिए ना भाभी, मेरे बालों को क्या हो गया? पता नहीं किसकी नजर लग गई और ये कैसे हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास एक तरीका है, आप अपने बालों में अंडे लगा लो, क्या पता उससे बाल जल्दी आ जाए। ठीक है भाभी, मैं यही करूंगी। हाँ बहू, अब तू ही कोई इलाज कर। जी माँ जी। ये सुनकर ऐश्वर्या अगले दिन अंजू को बालों में लगाने के लिए अंडे के साथ उसमें चूहे मारने की दवाई और पसीने वाले जुराब का पसीना डाल देती है।
हे भगवान, काली ननंद को गंजा करने के लिए मुझे कितना अजीब काम करना पड़ रहा है। उल्टी आ रही है, पता नहीं इतनी गंदी सॉक्स क्यों रखते हैं ये। फिर उस अंडे के मिश्रण को लगाने के लिए ऐश्वर्या ननंद को देती है। भाभी, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। अरे अंडे की महक तो आती ही है। फिर अंजू उसके दिए मिश्रण को अपने बालों में लगा लेती है, जिससे उसके बाल बहुत अजीब से और बदबूदार बन जाते हैं। उसकी माँ भी उसके पास खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसको डांटकर भगा देती है और आस पड़ोस के लोग भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अंजू बहुत रोती है। उसके बाद ऐश्वर्या उसके बालों में रात को सोते समय च्युइंगम खा कर लगा देती है, जिससे सुबह उसके बाल और खराब हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपने घर वालों को बुला लेती है। माँ, भैया, भाभी, जरा देखिए मेरे लंबे काले बालों को क्या हो गया है। इतनी ज्यादा चिंगम इसमें कैसे फंस गई, कहाँ से आई मुझे नहीं पता। अब क्या होगा, कैसे ठीक होंगे मेरे बाल। हे भगवान, अंजू तूने ये क्या किया, इतनी चिंगम क्यों खाई तूने। हाँ दीदी, अब ये चिंगम खाने के बाद रो क्यों रही हो? इतनी लापरवाही कोई करता है क्या? अब रोकर क्या दिखा रही है? जैसा करेगी वैसा भरेगी भी तो तू। मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? करूंगी क्या, बताओ। च्युइंगम खाकर अपने बालों में क्यों लगाऊंगी? ये निकल भी नहीं रही है। दीदी भगवान झूठ न बुलवाई, लंबे लंबे बालों में इतनी सारी चिंगम चिपक गई है, अब आपको गंजा होना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाल आ जाएंगे। नहीं, मैं गंजा नहीं होना चाहती। मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्या हो गया इतने दिनों में। अब क्या कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। फिर रोते रोते अंजू खुद अपने बालों को ट्रिमर से ट्रिम करती है और उसके लिए बहुत दुखदाई था ये सब। उसे खांसी आती है तो मोनिका उसे रसोई में पानी पिलाने के लिए जाती है। तभी माँ बेटी रसोई में जाते हैं, जहाँ ऐश्वर्या हंस हंस कर अपने करतूत, कर्म और गंजी ननंद पर हंस रही थी। सही मजा चखाया है उस काली कलोटी ननंद को, बहुत बन रही थी ना, अब गंजी होकर कितनी अच्छी लग रही है। ये सुनकर मोनिका अपनी बहू को एक थप्पड़ मारती है। बहू, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की। आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे जरा सी भी शर्म है? तूने उसके साथ क्या किया है? एक औरत की खूबसूरती होती है उसके बाल, और तूने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया। मेरी बेटी की एक वही तो सुंदरता थी, उसे भी तूने छीन लिया। भाभी, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बदसूरत हालत देखिए, अब मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, ना मेरे बाल आएंगे। मैं भले ही काली हूं, लेकिन आपका तो दिल काला निकला जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? अपने रूपवान को बरकरार रखने के लिए मेरे साथ ऐसा किया। दीदी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी की बात सुनकर जब मैं खुद को उस जगह रखा तो समझ आया कि मैंने कितना गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आपके बाल ठीक करने के लिए जो कर सकती हूँ वो करूंगी। माफी न देकर मैं क्या कर लूंगी? जो होना था मेरे साथ हो गया, पर अच्छा है आपको अपनी गलती का पश्चाताप है। इस तरह ऐश्वर्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हर संभव प्रयास करती है अपनी ननंद के बालों को वापस लाने के लिए। आयुर्वेदिक शैम्पू तेल देती है, जिससे कुछ महीनों में उसके बाल पहले जैसे आने लगते हैं और दोनों ननंद भाभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। माँ देखो, मैं स्कूल से आ गई मेरी बिटिया रानी। माँ, इतनी सारी मिठाइयाँ, नए नए कपड़े किस लिए? इतनी सारी मिठाइयाँ तो मैंने दिवाली पर भी नहीं देखी। हे माँ, बेटा, तुम्हारे भाई अनुज और शिव का रिश्ता तय हो गया है। कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी दोनों भाभियां मिलने वाली हैं। क्या सच में माँ? अनुज और शिव भैया की शादी है? अब तो मैं शादी में खूब नाचूंगी। हेमा की माँ लता अपने दोनों बेटे अनुज और शिव की शादी से जितना खुश थी, उससे कई गुना ज्यादा हेमा अपने दोनों भाइयों की शादी से खुश थी। कुछ दिनों में शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो जाती है, जिसके बाद अनुज और शिव की शादी हो जाती है। अनुज और शिव की प्रियंका और जागृति नाम की 2 लड़कियों से शादी होती है। यह दोनों दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और गोरी होती हैं। शादी के बाद लता अपनी दोनों गोरी बहुओं का स्वागत करती है। अरे लता, तेरी दोनों बहुएं तो बिल्कुल किसी चांद के टुकड़े की तरह हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी हेमा के काले रंग की वजह से अब ऐसा लगेगा कि कोयले की खान में 2 हीरे निकल आए हों। कविता की बात सुनकर हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हेमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
ये सब देखकर हेमा की दोनों भाभी प्रियंका और जागृति को काफी बुरा लगता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। शादी के बाद दोनों गोरी बहुएं अपनी शादीशुदा जिंदगी के सारे फर्ज निभाती हैं और सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं। ऐसे ही शादी को 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे लता की तबीयत खराब होने लगती है और प्रियंका और जागृति बहू, मेरे जाने का समय आ गया है। अब तुम दोनों को ही इस घर को संभालना है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी हेमा का अच्छे से ख्याल रखना। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बहू, मेरे जाने का समय आ चुका है। तुम दोनों मुझसे वादा करो, मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। लता के इतना कहते ही लता इस दुनिया को अलविदा कह देती है। माँ की मौत के गम से हेमा अभी भी बाहर नहीं आई होती है, जिसके चलते वो खाना पीना पढ़ाई करना सब छोड़ देती है। हेमा की ऐसी हालत प्रियंका और जागृति से नहीं देखी जाती। अरे हेमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? भाभी, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। हेमा, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। लेकिन भाभी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अपनी भाभी के कहने पर हेमा स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है, जिसके बाद प्रियंका और जागृति अपने हाथों से हेमा को खाना खिलाते हैं और उसे स्कूल भेज देते हैं। हेमा के काले रंग की वजह से उसका स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं होता है और सब उसको उसके काले रंग की वजह से चिढ़ाते हैं। देखो देखो कौन आया है, तेरा नाम हेमा नहीं बल्कि कालिया होना चाहिए था। हमारे पूरे स्कूल में तुझ जितना काला कोई भी नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस बेंच पर बैठने की? यह बेंच मेरा है, समझी? हट यहाँ से। इतना कहकर रोहन हेमा का बैग फेंक देता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे हेमा गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। लेकिन हेमा कुछ नहीं कहती और रोते हुए लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद हेमा जब घर आती है तो उसके घुटने पर चोट लगी थी, जिसे देख प्रियंका जागृति पूछती हैं, क्या हुआ हेमा, तुम्हारे घुटने पर ये चोट कैसे लगी? किसी ने मारा है क्या तुम्हें? भाभी, सब मेरा स्कूल में मजाक उड़ाते हैं। मेरे काले रंग को लेकर कोई मेरा दोस्त नहीं है और ना ही कोई मुझसे बात करता है। मुझे स्कूल नहीं जाना। हेमा, ऐसा नहीं कहते। अगर स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? और अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ बनोगी कैसे? लोगों का काम होता है बोलना, तो उन्हें बोलने दिया करो। उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब तुम्हें ठीक लगे कि तुम्हें जवाब देना चाहिए तो तुम जवाब भी दोगी, ओके? और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो हम दोनों है ना तुम्हारे दोस्त। अब से हम तुम्हारे साथ खेला करेंगे। सच्ची भाभी? हाँ हेमा, सच्ची। चलो अब जल्दी से मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ, फिर मस्ती करेंगे। हेमा को अब अपनी दोनों भाभियों में अपनी माँ की झलक दिखाई देने लगी थी। वहीं प्रियंका और जागृति भी हेमा को अपनी बेटी की तरह ही रखती हैं। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, पढ़ाती हैं और खेलती भी हैं और स्कूल भी छोड़ने जाया करती हैं। हेमा को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब हेमा बड़ी हो जाती है। अरे, आज तुम फिर आ गई। मुझे तो लगा कल की बेइज्जती के बाद तुम इस कॉलेज से अपना नाम कटवा लोगी। लगता है रक्षिता, इस कल्लो माई को अपनी और बेइज्जती करवाना है। बस करो तुम दोनों को कोई हक नहीं मेरे काले रंग का मजाक उड़ाने का, समझी? अगर एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट कर दिया ना, तो कल से तुम दोनों इस कॉलेज में नजर नहीं आओगी। हेमा की बात सुनकर रक्षिता और रीमा दोनों डर जाती हैं और वहां से चुपचाप चली जाती हैं। जिसके बाद हेमा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद घर वापस आ जाती है। अरे हेमा, तुम आ गई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हें आने में देरी हो गई। क्या करूं भाभी, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए टाइम लग गया। और ऊपर से रक्षिता रीमा फिर मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन आज मैंने उन्हें जवाब दे ही दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हें लोगों को जवाब देना चाहिए, तभी उन लोगों का मुंह बंद होगा। चलो अब तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। वाह भाभी, आप दोनों इस वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो, कितना ख्याल रखती हो। वो तो है, इसलिए हम लोगों ने कुछ सोचा है। अब तुम्हारा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम जल्दी से शादी कर लो। क्या शादी? भाभी आप तो जानती है ना, मेरे रंग की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना और आप शादी की बात कर रही हैं। लड़का तो मुझे देखते ही शादी के लिए मना कर देगा। हेमा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे लिए कोई भी लड़का देख के ढूंढ लेंगे? ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है और जो लड़का तुम्हें देखने के लिए आ रहा है वो तुम्हारे रंग से नहीं, तुम्हारे मन से प्यार करेगा, तुम्हारे दिल से प्यार करेगा। तो फिक्र मत करो, वो लड़का बहुत अच्छा है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। अपनी भाभी की बात सुनकर हेमा कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों में लड़के वाले हेमा को देखने के लिए आते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेमा, जाओ इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। हेमा राजीव को कमरे में ले जाती है, जिसके बाद मैं जानता हूँ आपके मन में मुझसे पूछने के लिए कई सवाल होंगे और आपको पूछने भी जरूर चाहिए, लेकिन आप पूछ नहीं पा रही हैं। मुझे स्टार्टिंग से कोई फैशनेबल या सुंदर लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे तो एक सिंपल लड़की चाहिए थी जो मेरा और मेरे परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखे, और मुझे आप में वो सब दिखाई दिया है। इसलिए मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। क्या आपको मेरे काले रंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के जमाने में भी आप काले और गोरे रंग में अंतर मानती हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो इंसान का दिल और मन अच्छा होना चाहिए। काले और गोरे रंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव की बात सुनकर हेमा इंप्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद बड़े धूमधाम से हेमा और राजीव की शादी होती है। शादी के बाद हेमा की विदाई होती है और हेमा की विदाई के समय दोनों भाभियों की आंखों में आंसू होते हैं। हेमा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, लेकिन अपनी दोनों भाभियों को भूल मत जाना। भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? आप मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ है। बचपन से लेकर आज तक आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा। मैं आप दोनों को कभी नहीं भूल सकती। इतना कहकर हेमा अपनी दोनों भाभियों के गले लग जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।